हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम की प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, क्वेश्चंस किए होंगे ट्राई। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, जो आज की क्लास के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई मस्ट सजेस्ट यू कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें ना हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक्स के बारे में बात की थी। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो जब आपको वो बेसिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास में ना हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो किसी भी चीज का क्वेश्चन करना है तो बेटर है कि पहले उस चैप्टर के बेसिक्स आपको क्लियर हो। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब एंड पे बोलते हैं, मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, मेरी खुद की खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में। आपको एफ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं खुद ही बता देती हूँ। वो फाइंड का जो पहला अक्षर है वो एफ है जी। ठीक है, सो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1/2x+3 प्लस 1/2x+3 अपॉन इंटू 5x+1। अब बड़े बच्चे होंगे जो आके बोलेंगे मैम ने उस दिन तो करवाए नहीं थे, आज पता नहीं कहाँ से फ्रैक्शन ले आए, उस दिन तो फ्रैक्शन कराई ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक से क्वेश्चंस किए थे, लाइक 20, 45, 32, इनका एलसीएम निकालिए या इनका एचसीएफ निकालिए। हमने फ्रैक्शंस के बारे में बात नहीं करी थी। तो सबसे पहले इसीलिए आज की क्लास में मैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड लेके आई हूँ, कि अगर क्वेश्चन आ गया आपको जिसमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, और वहां पे यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम, तो आप कैसे करोगे? तो याद रखना, सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं जो फ्रैक्शन में है। कुछ नहीं करना, बेसिक सा एक फॉर्मूला है। if you have to find the HCF, then the formula will be HCF of numerator upon LCM of denominator. And if you have to find the LCM, then the formula will be LCM of numerator upon HCF of denominator. That means जिस चीज को निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो उसको ऊपर बिठाना है, दूसरे वाले को नीचे गिरा देना है। अगर एलसीएम निकालना है तो उसको ऊपर बिठाना है, दूसरे वाले को नीचे गिरा देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। अब जब एचसीएफ निकालना है और न्यूमरेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन बच्चों को प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था, डेफिनेटली वो बोलेंगे मैम आंसर 1 आएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी हमारी फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर का? दिस इज 1। और अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर के एलसीएम का, अब डिनोमिनेटर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? अब आप लोग खुद बोलोगे, बिना किसी चीज को, बिना अपने पेन को टच किए, बिना कुछ भी किए, दैट इज 2x+3। और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो बोलेंगे मैम ये कहाँ से आ गया। सो आई अगेन सजेस्ट यू, उस क्लास को देखिए, यू नो, आपको पता चलेगा, विल गेट टू नो कि कैसे एलसीएम निकालना है और कैसे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर आ गया जी 1, एलसीएम आपका आ गया डिनोमिनेटर का, दैट इज 2x+3। और बड़े निकम्मे हैं, किसी ने नहीं बोला साथ में 5x+1 भी आएगा, क्योंकि मल्टीपल निकाल रहे हैं हम लोग, फैक्टर नहीं निकाल रहे डिनोमिनेटर में, हम मल्टीपल निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ एचसीएफ। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगेन न्यूमरेटर में है 1 and 1, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12 या 24? डेफिनेटली इट विल बी 1। कोई 12 नहीं आएगा, कोई 24 नहीं आएगा, बाद में मत बोलना आपने बोला था। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 1। और एचसीएफ जब आप डिनोमिनेटर का निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? सिंपली 2x+3। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, नहीं समझ आता, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, मुझे एचसीएफ निकालना था तो मैंने न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाला, न्यूमरेटर का एचसीएफ आएगा जी 1। और फिर मैंने डिनोमिनेटर निकाला, सॉरी एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों में कॉमन 2x+3 है, वो आ जाएगा, प्लस 5x+1 जो एक तरफ है, एक फ्रैक्शन में है, एक में नहीं है। सो दिस विल बी योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो आएगा जी 1, और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा? 2x+3। वही कॉमन है दोनों में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
Next question is, find the largest number that will divide 260, 720 and 145, leaving 7 as remainder in each case. अब सॉल्व करने से पहले ना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. सबसे पहले उसने वर्ड बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. तो बड़े बच्चे होंगे जो लार्जेस्ट नंबर पढ़ेंगे, बोलेंगे मैम एचसीएफ निकालना है, आगे वाला रीड भी नहीं करेंगे. बट मैं हमेशा ये कहती हूँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे रिलाई करने की बजाय ना ये देखो कि उसने बात किस चीज की है. उसने बोला है द नंबर दैट विल डिवाइड, वो नंबर जो डिवाइड करेगा. तो याद है मल्टीपल डिवाइड करते थे कि फैक्टर डिवाइड करते थे? मैंने बताया था मल्टीपल मीन्स टू मल्टीप्लाई. ठीक है, तो डिवाइड कौन करते हैं? डिवाइड हमेशा करते हैं जी फैक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर फैक्टर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स उसने बोला है यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर दैट विल डिवाइड 260, 720 एंड 145. हमें एचसीएफ निकालना है, दैट मीन्स हमें वो हाईएस्ट फैक्टर निकालना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड तो करे लेकिन तीनों के केस में एक रिमाइंडर आना चाहिए, दैट इज 7. वो 260 को डिवाइड करे, 7 को रिमाइंडर निकाल दे. वो 720 को डिवाइड करे, 7 एज अ रिमाइंडर निकाल दे. वो 145 को डिवाइड करे, अगेन 7 विल बी प्रोवाइडेड एज अ रिमाइंडर. ठीक है, तो अब मैं सिंपली बोलूंगी कि अगर हम इन तीनों नंबर्स में से 7 को माइनस ही करा दें, ठीक है, जैसे मैंने 260 में से 7 को माइनस करा दिया, ये आ गया जी 253. फिर मैंने 720 में से 7 को माइनस करवा दिया, ये आ गया 713. फिर मैंने 145 में से 7 को माइनस करवा दिया, ये आ गया 138. दैट मीन्स मैंने रिमाइंडर तीनों में से माइनस कर दिया. जो बचा हुआ है, जो चीज बच रही है, अगर उस बची हुई चीज को माइनस कर दें तो इसका मतलब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाएंगी. रिमाइंडर माइनस करने का मतलब ये है ना, जैसे मान लीजिए मैं 11 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर आता है 1, और अगर मैं 11 में से 1 को माइनस ही कर दूं बाकी बचेगा 10, सो 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पे भी अब ये जो नंबर्स आए हैं दैट मीन्स ये उस एचसीएफ से तीनों डिविजिबल है. तो अब माइनस करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपली क्या निकालना है? तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो इनके फैक्टर्स बना लेते हैं. 253 जाएगा जी 11 इंटू 23. यस, 11 इंटू 23. अब यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली है. मैंने फर्स्ट टर्म 253 जब मैंने उसके फैक्टर्स निकाले तो कोइंसिडेंटली दोनों फैक्टर्स आ गए मेरे पास प्राइम नंबर, दैट इज 11 एंड 23. अब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले. ठीक है, दो ही फैक्टर आए हैं 11 और 23. दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म है अब जो भी आंसर होगा या वो 11 होगा या वो 23 होगा, दूसरा कोई नंबर आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, तो 713 को जब मैंने फिर से इसकी फैक्टराइजेशन की, अब ये 11 पे तो नहीं जाएगा, सो ये 23 पे चला जाएगा. सो 23 3s आर 69 एंड देन 23 1s आर. यस, अब यहाँ पे इसको चाहे आप फर्दर सॉल्व ना भी करो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इसका आंसर 23 जाएगा क्योंकि दोनों में 23 कॉमन है. दैट मीन्स थर्ड में भी 23 ही आएगा. सो 23 इंटू 6 आर. यस, सो 23 विल बी द आंसर. ये आपका क्या आ गया जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मीन्स ये तीनों नंबर को जब हम 23 से डिवाइड करते हैं तो 7 क्या आ जाता है? रिमाइंडर. क्लियर है आप सबको? तीनों में से 7 को माइनस किया, जो भी रिमेनिंग नंबर बचेंगे उनका एचसीएफ निकाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कोई ना कोई अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज मुझे भेजोगे तो. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder in each case. Starting statement completely same है, you have to find the greatest number that will divide. अब आप खुद ही बोल दोगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं? एचसीएफ की. ठीक है, बट यहाँ पे हमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि जब डिवीजन कर रहे हैं ना तो तीनों केसेस में सेम रिमाइंडर आ रहा है. मुझे नहीं पता वो रिमाइंडर क्या है, बट जब तीनों नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं, सॉरी तीनों नंबर्स का हम डिवाइड कर रहे हैं तीनों नंबर्स को, तो जो रिमाइंडर है वो सेम है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काफी बार आता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ मत करना, सिंपली सबसे बड़ा नंबर जो है, जो फर्स्ट हाईएस्ट है उसको लेना है, दैट इज 183, माइनस कर दीजिए सेकंड हाईएस्ट. ठीक है,
और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर दैट इज 91 माइनस कर दीजिए 43 को, ठीक है। अब 91 माइनस 43 क्या आएगा? 48, ठीक है। तो जब ये दोनों नंबर्स मेरे पास आ गए, अब कुछ नहीं करना, आंख बंद करके दोनों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकाल लोगे, इनका एचसीएफ 48, इनको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इनको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। 92 4 जार 4 2 जार 23, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है डेफिनेटली वो 4 आएगा। इसके बाद किसी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। सो एचसीएफ विल बी 4। और प्लीज इसका एचसीएफ निकालिए। हाँ, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो बोल रहे होंगे कि एट अ ग्लांस आपको कैसे पता चल गया, प्रीवियस क्लास देखिए, विल गेट टू नो कि कैसे इसका एचसीएफ जो है वो जल्दी जल्दी से निकल आया। क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया, फर्स्ट हाईएस्ट माइनस सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट माइनस फर्स्ट हाईएस्ट, 3 नंबर है, थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस कीजिए, 2 नंबर आएंगे, दोनों का क्या निकालना है जी? एचसीएफ। क्लियर है सबको? आगे चलें। Next question is again find the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case. Same question with different numbers. हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी बड़े नंबर्स आते हैं ना, जैसे उसके कंपैरेटिवली इसके नंबर थोड़े से बड़े हैं, तो बड़े सारे बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन टफ है, बट एक्चुअल में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी इतने बड़े नंबर आपको डाले जाते हैं, हमेशा आंसर जो है ना वो सबसे इजी हो जाता है फाइंड करना, क्योंकि ये नंबर जो है दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट एक्चुअल में सबसे सिंपल यही होते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे जी? सेकंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड। सो 6905 माइनस 4665, दैट इज क्या आएगा जी? 2 ही आएगा, 3 इधर 4 देन 40, यस। and here we go, 4665 minus 1305, this will be 3360। अब 2 नंबर आ गए हैं मेरे पास, we have to find the HCF। तो यहाँ पे मेथड लगाते हैं, मैंने एक मेथड बताया था कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस है जी 1120। अब मैंने डिफरेंस मेथड में एक चीज बताई थी कि जो भी दोनों का डिफरेंस है या तो वही आंसर होगा, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे या तो 1120 आंसर है या फिर इसका कोई और फैक्टर आंसर होगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, 1120, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं 1120 इंटू 2 विल बी 2240, एंड इसको 3 से करेंगे विल गेट 3360। तो डेफिनेटली ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, एक को 2 के साथ, एक को 3 के साथ, तो ये जनाब खुद ही अपने आप में आंसर है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? आई होप आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, अभी तक कुछ लगा नहीं है जो इतना टफ हो। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, करें आगे। Next is the HCF of two numbers is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14. Find the largest of two numbers. अब solution से पहले question समझते हैं। दो numbers हैं, हमें नहीं पता numbers कौन से हैं, so let the numbers be A and B। मान लीजिए कोई दो नंबर है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, लेकिन दोनों नंबर्स का अगर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो वो निकला 23, ठीक है। और उन दोनों नंबर्स के जो अदर टू फैक्टर्स का, अगर मैं जो उन दोनों नंबर्स के जो बाकी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके दो अदर फैक्टर्स, उनका मैं एलसीएम निकालूं तो वो जाता है 13 एंड 14। सो यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब दो नंबर है, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों का एचसीएफ आपको गिवन है, उनके फैक्टर्स जो बाकी दो बचते हैं उनका एलसीएम आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द नंबर विच वन इज हाईएस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, एचसीएफ निकलता कैसे है? कभी सोचा? एचसीएफ एक्चुअल में क्या है? किसी भी नंबर का अगर नंबर को निकालना हो, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर्स हैं, नहीं इसको नंबर्स नहीं लेते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नंबर्स नहीं काउंट करेंगे हम, इसको उनके को प्राइम फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 एंड 12, दोनों का एलसीएम जाएगा 2, तो 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज HCF इंटू A is equal to 10 and HCF into B
इज इक्वल टू 12 लिख सकती हूँ। एक्चुअल में जब उसको स्प्लिट करा तो वही बना ना दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और साथ में दो नंबर्स विच आर को प्राइम इन नेचर। 5 और 6 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो जब मैंने ब्रेक डाउन किया उसको, ठीक है, ये ध्यान से समझना, 10 और 12 दो नंबर लिए मैंने, ये इस क्वेश्चन के साथ लिंक, मतलब 10 और 12 क्वेश्चन का पार्ट है, एक एग्जांपल समझा रही हूँ कि मैंने 10 और 12 दो नंबर लिए, दोनों का एचसीएफ आया 2, ठीक है। तो इनके जो अदर टू फैक्टर्स हैं, 2 के अलावा और कौन से फैक्टर हैं, 5 एंड 6, ठीक है। 2 इंटू 5 दैट इज 10, 2 इंटू 6 दैट इज 12। तो 2 इंटू 5 10 के इक्वल है, 2 इंटू 6 12 के इक्वल है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ को अदर टू फैक्टर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर इटसेल्फ आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ ऐसे ही बन रहा है ना नंबर, एचसीएफ दैट इज 2 इंटू सेकेंड नंबर और सेकेंड फैक्टर जो आपस में क्या है जी, को प्राइम इन नेचर, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 23 एचसीएफ है इंटू ए एंड 23 इंटू बी, ये दोनों आपस में किसके इक्वल आएंगे, उन नंबर्स के जिनकी बात की जा रही है, जिनका एचसीएफ निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 इंटू ए की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि टू अदर फैक्टर्स का एलसीएम वही है, और 23 इंटू 14। अब उसने कौन सा फैक्टर निकालने को बोला है, स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट। अगर स्मॉलेस्ट बोला है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 इंटू 13 को, अगर हाईएस्ट बोला है तो 23 इंटू 14 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 14 इंटू 3 देन 14 इंटू 2, दिस विल बी 322, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ आपको? ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान से समझना कि एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी क्यों किया, और अगर किसी को कोई डाउट है राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? मैंने 23 इंटू ए लिया, 23 इंटू बी लिया, ए और बी की वैल्यू पुट करी, हाईएस्ट बोला है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, लोएस्ट बोला होता तो 13 से कर देते। क्लियर? आगे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60 एंड 113 लीविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, वहां पे हम लोगों ने सेम रिमाइंडर किया था, यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग हैं तो अलग अलग माइनस कर देते हैं। 60 माइनस 12 दैट इज 48 एंड 113 माइनस 17 दैट इज 96। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसका डायरेक्ट एचसीएफ आएगा 24। क्यों आएगा वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने ये एग्जांपल भी दी थी, तो आप वहीं पे देखिए अब। पर हाँ, जिन्होंने देखी है वो डेफिनेटली जान जाएंगे, मेरे बोलने से पहले बोलेंगे मैम 24 आंसर है, अगर एलसीएम निकाले तो 96 है। वो कैसे है वो भी मैंने बताया था। क्लियर? आगे चलें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 48 एंड 75। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ पे वर्ड है जी ग्रेटेस्ट। अब बड़े बच्चे बोलेंगे ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं यार, पक्का ना इसका एचसीएफ निकालना है, चारों का एचसीएफ निकाल लो और आंसर दे दो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हुआ है, पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो ये उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए है जहां पे हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स पढ़ते हैं। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट है एचसीएफ निकाल दो, स्मॉलेस्ट है एलसीएम निकाल दो, पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहां से हम ये सीखेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ना सबसे जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, सबको पता होगा, दिस इज 9, 9, 9 एंड 9, ठीक है। अब कहते हैं ये तो ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जो 4 डिजिट का हो, सबसे हाईएस्ट हो, मतलब उससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन चारों नंबर्स से डिवाइड हो सके। दैट मीन्स ये जो चारों नंबर हैं ये उस नंबर को डिवाइड करेंगे, वो नंबर खुद डिवाइड होगा, ठीक है। अब वो नंबर जो है एक्चुअल में वो खुद डिवाइड होगा, वो किसी दूसरे को डिवाइड नहीं करने वाला, वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। वो इनसे डिवाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डिविजिबल बाय हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम। याद रखना यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना, वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी नंबर्स गिवन हो सबके मल्टीपल्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो सबसे हाईएस्ट है उसी के निकाल दो। तो 75 2s are 150, then it's 225, then 300, 375, then 450, नहीं, yes, यही रेस क्यों कर रही हूँ, 450, देन 450 के बाद आ जाएगा अगेन, सॉरी
525, then 600, 675 and so on. ठीक है जी, ठीक लिखा है। 75 2s are 3s are 225, 300 375, 450 525, 600 675, well and good। तो अब मैंने इसका टेबल लिख लिया, क्योंकि हमने बोला था कि मल्टीपल्स के केस में यू हैव टू राइट द टेबल ओनली। ठीक है, टेबल लिख लिया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि वो एक नंबर इनमें से जो इन तीनों से भी डिविजिबल हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, 15 एंड 25, ये जो दो नंबर हैं ये किसके फैक्टर हैं? गौर से देखो ना, तो ये जो 15 एंड 25 है ये 75 के फैक्टर्स हैं। 15 और 25 दोनों के टेबल में 75 जाता है। इसका मतलब वो हर एक नंबर जो 75 के टेबल में जाता है डेफिनेटली वो 15 और वो 25 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये बोलूं 2 इंटू 3 जो बनता है वो 6 बनता है। ठीक है, 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, तो कोई भी नंबर जो 6 के टेबल में जाएगा डेफिनेटली वो 2 के टेबल में भी जाएगा, वो 3 के टेबल में भी जाएगा। इसका मतलब अब इन दोनों को तो देखने की भी जरूरत नहीं है। सारे नंबर्स 15 से डिविजिबल है, सारे नंबर 25 से डिविजिबल है। सो फोकस सिर्फ एक पे रहना है, जो सबसे अलग बैठा हुआ है बीच में, क्या है वो? 48। सो यू हैव टू फाइंड दैट विच नंबर इज डिविजिबल बाय 48। कौन सा नंबर है जो 48 के टेबल में भी जाएगा? सो 48 के टेबल में सबसे पहले तो 5 वाले तो सारे ही निगेट कर दो, ये कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 नहीं आ सकता। सो 150 नहीं जाएगा, 300 भी नहीं जाएगा, 450 तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। सो यहाँ पे बीच में चुपके बैठा हुआ है 600। 600 इज डिविजिबल बाय 48, सो दिस विल बी योर आंसर। नो सॉरी, दिस वॉन्ट बी योर आंसर, बट ये वो रास्ता है जो हमें आंसर की तरफ लेके जाएगा। अब 600 सबसे पहला मल्टीपल निकला जो तीनों का चारों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अगर सीधा एलसीएम निकालना होता तो 600 आंसर था, पर उसने पूछा है यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 600 से मल्टीप्लाई करूं वो 4 डिजिट्स का बन जाए, मतलब 9 वाली लाइन में आए। तो 600 16 6 96, तो इसको 16 से करें सो 9600। ठीक है, अब अगर मैं इसको 17 पे करती हूँ तो 17 6 102, तो वो बियॉन्ड चला जाएगा। तो यस, सिंपली चेक कीजिए, 16 और 17 दो नंबर्स दिमाग में आए मेरे। 16 को मल्टीप्लाई किया 600 के साथ तो 9600। ठीक है, 17 को किया तो वो 102, तो दैट विल बी 10200। तो वो 4 डिजिट का नहीं, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो सिंपली 9600 विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी? कुछ नहीं किया मैंने, 4 डिजिट का नंबर लेना था तो सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम के लिए मैंने 75 का टेबल लिखा और फिर मैंने ये बोला कि 15 और 25 जो है वो कॉमन फैक्टर, सॉरी वो दोनों फैक्टर्स हैं, कॉमन नहीं है, फैक्टर्स हैं दोनों 75 के। दैट मीन 75 का पूरा टेबल जो है वो डिविजिबल होगा 15 एंड 25 के साथ, तो दोनों को इग्नोर किया। 48 को चेक किया, 48 के टेबल में 600 जाता है तो वो हमारा एलसीएम हो गया। बट मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 4 डिजिट का बनाने के लिए मैंने 600 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 9600 विल बी द आंसर। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जरूर देखा होगा, किसी पेपर में इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है। 3 bells rang simultaneously at 9 AM। 3 bells हैं जो इकट्ठी बजी 9 बजे। ठीक है, द फर्स्ट बेल रिंग्स एवरी 15 minutes, सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 20 minutes एंड थर्ड बेल रिंग्स एवरी 25 minutes। एट व्हाट टाइम immediately after 9 AM would the bells ring simultaneously? ठीक है, दैट मीन्स 3 बेल की बात की गई है, एक हर 15 मिनट के बाद दोबारा से बजती है, एक 20 मिनट के बाद दोबारा बजती है और एक जो है वो हर 25 मिनट के बाद दोबारा बजती है। ठीक है, 9 बजे तीनों इकट्ठी बजी। अब आपको ये बताना है कि उसके बाद वो अपने प्रोसेस में चलना शुरू हो गई, एक अपने टाइम से रिंग करती जा रही है, दूसरी अपने टाइम से, तीसरी अपने टाइम पे। लेकिन एक वक्त तो ऐसा जरूर आएगा फिर घूम फिर के जब वो तीनों इकट्ठी एक ही टाइम पे रिंग करेंगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ही आपको क्लियर कर रहा है कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में हम उनके मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तीनों बेल्स का मतलब क्या है, सॉरी फर्दर हमने आगे की तरफ जाना है,
ठीक है, तीनों कब दोबारा रिंग करेंगी, दैट मीन्स दोबारा उनका कौन सा कॉमन मल्टीपल जो है वो निकलेगा. सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम ऑफ व्हाट? 15, 20 एंड 25. ठीक है, सो 25 का टेबल लिख लेते हैं. 25, then 50, 75, 100, 125, 150, 75, 200, 225, 250 एंड सो ऑन. तो यहीं तक देखते हैं. 75 15 पे जाएगा, 20 पे नहीं जाएगा. 100 20 पे जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा. 150 2 पे नहीं जाएगा. 200 भी नहीं. 250 भी नहीं जाएगा. 15, 50, 75, 100, 125. सो आगे लिख लेते हैं 275. आई थिंक 300 जाएगा. यस 300. यस 300 जो है वो 15 पे भी चला जाता है, वो 20 पे भी जाएगा, वो 25 पे भी जाएगा. तो ये जो 300 है ये आ गया हमारा एलसीएम. लेकिन हमने एलसीएम नहीं बताना, हमने घंटियां बजानी है. ठीक है, दोबारा कब इकट्ठी बजेंगी. तो ये जो 300 है, क्योंकि एलसीएम जो निकला है वो मिनट्स का निकला है. ठीक है, सो सबसे पहले तो लेट डिवाइड द 300 बाय 60. तो ये कितने आ गए? 5 आवर्स. ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट किया, 5 आवर्स है. इसका मतलब 9 बजे के बाद, 9 बजे के आगे आप 5 घंटे काउंट कीजिए. 10, 11, 12, 1 और 2. दैट मीन्स दोपहर के 2 बजे जब स्कूल्स में छुट्टी का टाइम हो जाएगा, उस टाइम पे ये घंटियां दोबारा बजेंगी. किसी स्कूल का टाइम टेबल तो नहीं है सुबह 9 बजे इकट्ठे एंटर हुए, 2 बजे इकट्ठे छुट्टी होगी. ठीक है, तो कुछ नहीं किया, एलसीएम निकाला. एलसीएम मिनट्स में था, उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, और 9 के बाद जस्ट काउंट 5 आवर्स. दैट इज 10, 11, 12, 1 एंड 2. ठीक है, तो 2 बजे वो जो बेल्स हैं वो दोबारा रिंग करेंगी. क्लियर? किसी को किसी तरह को कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर है तो यू आर फ्री टू आस्क. So next is again 4 bells ring simultaneously at starting at interval of 6 seconds, 12 seconds, 15 seconds and 20 seconds. यहाँ पे सेट नहीं आएगा, यहाँ पे seconds आएगा. ठीक है, each bell ring again respectively how many times they ring together in 2 hours. तो यहाँ पे again 6, 12, 15 and 20 चारों का एलसीएम निकाल लीजिए. ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 40, 60. आई थिंक 60 इज द एलसीएम. सो ये सेकेंड्स हैं. दैट मीन्स हर एक मिनट में, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हर एक मिनट के बाद वो बेल्स जो हैं वो दोबारा इकट्ठी रिंग कर रही हैं. आप लोग बोलोगे मैम हर मिनट में बज रही हैं. दैट मीन्स 2 आवर्स में हो गए जी 120 मिनट. तो इसका मतलब वो 120 टाइम्स जो है रिंग करेंगी. बड़े बच्चे यही आंसर बोलेंगे, 99% इसको टिक करके आएंगे. लेकिन आंसर 120 नहीं है. याद रखो, उसने टोटल पूछा है 2 घंटे में उन्होंने कितनी बार इकट्ठे रिंग किया. तो यहाँ पे हम उस फर्स्ट रिंग को इग्नोर कर रहे हैं जहां से वो स्टार्ट हुए थे. एक बार रिंग्स इकट्ठी बेल बजी, उसके बाद 120 बार वो 2 घंटे में इकट्ठा दोबारा वो बजेंगी. लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम इकट्ठा रिंग करी थी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, जो स्टार्टिंग की, क्योंकि उसने टोटल पूछा है ना कितनी बार 2 घंटे में उन्होंने रिंग करा. तो वो जो फर्स्ट बेल थी जहां से वो स्टार्ट हुए हैं, यू हैव टू काउंट दैट ऑल्सो. तो यहाँ पे उस बेल को कभी भूल मत जाना, नहीं तो हमारी खुद की घंटियां पेपर में बज जाएंगी. सो 121 सॉरी मिनट्स नहीं आएगा, 121 टाइम्स विल बी द आंसर. क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा. किसी तरह का किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगेन बोल रही हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पेपरों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए. आई होप आप सब पेपर क्रैक करेंगे, लेकिन क्रैक करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. फिर आप क्लियर कीजिए, पार्टी हम लोग लेंगे. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक